कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का ये दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में यानी कि फर्स्ट क्लास में आप सभी ने देखा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था और साथ में 10 प्रश्नों को हमने कर भी लिया था। आज प्रश्न नंबर 11 से शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ पे रेलवे बैच के अंदर आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं और इस रेलवे बैच में जो पढ़ता है उसको पता होगा कि यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है। तो आप लोग भी इस बैच से जुड़ जाइए। बहुत सारे चैप्टर, लगभग 2-3 चैप्टर ही अब बचे हुए हैं, बाकी लगभग सारे चैप्टर हम आपके कंप्लीट करा चुके हैं इस रेलवे बैच के अंदर। तो जुड़ जाइए। प्लेलिस्ट बनाया गया है इस रेलवे बैच का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप लोग डे 1 से सारी क्लासेस कर सकते हैं, हर एक चैप्टर का डिटेल में। आइए आज के क्लास का पहला सवाल देखते हैं। क्या दिया गया है इसमें कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 4, 5 दो बिंदुओं इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा को विभाजित करता है ना। तो वो अनुपात हमको निकालना है। तो कल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को करेंगे कैसे, बेहतरीन तरीका आपको बताया जाएगा इस क्लास के अंदर। तो बस वीडियो शुरू से अंत तक आपको देखते रहना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दो बिंदुएं हैं, 2, 3 और 7, 8। तो दो बिंदुएं हैं यहाँ पर। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है। यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया और एक बिंदु हमारी ये हो गई, है ना। इनको मिलाने वाली एक रेखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी एक रेखा है, इनको मिलाने वाली। तो हमारे बिंदु कौन कौन सी हो गई? एक पॉइंट है यहाँ पर 2, 3, है ना। 2, 3 है, इसके निर्देशांक 2, 3 है। और दूसरी बिंदु हमारे पास है यहाँ पर 7, 8, ठीक है। अब इनको मिलाने वाली रेखा को एक और बिंदु है 4, 5 जो कि कुछ अनुपात में विभाजित कर दे रही, वही अनुपात हमको निकालना है। तो मान लीजिए कि जो बिंदु है ये वाली 4, 5 वो इस पॉइंट पे है, मतलब यहाँ पे 4 और ये 5 है ना। तो x कोऑर्डिनेट इसका 4 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 5 है। अब ये मान लीजिए कि इधर m1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, इधर का रेशियो m1 है और इधर का रेशियो यहाँ पर m2 है। तो कल हमने फॉर्मूला बताया था कि ये जो बीच वाला जो काट रहा है बिंदु, इसके निर्देशांक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसको हमने माना था x और y, है ना, x और y। और x और y तब निकलता जब m1 m2 का वैल्यू दिया रहता। अब तो यहाँ पे x और y डायरेक्ट दे दिया है और m1 m2 पूछा गया है, मतलब उनका रेशियो पूछा गया है। तो बस देख लीजिए यहाँ से, अगर हम x की वैल्यू लिखना चाहें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x मतलब यहाँ पर 4, है ना। x मतलब यहाँ पर 4, तो 4 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? कल बताए थे m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो m2 रेशियो यहाँ पर m2 और x1 उल्टा मल्टीप्लाई करना होता है। तो m2 x1 आपका ये वाला हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2m2 हो गया, है ना। प्लस यहाँ पे m1 x2, तो m1 इंटू x2 ये वाला होगा 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7m1। फिर इसके बाद डिवाइड बाई यहाँ पर कितना होगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस यहाँ पर m2 हो जाएगा, है ना। रेशियो का सम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आंसर निकाल लीजिए। ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब हो जाएगा 4m1 और प्लस आपका 4m2 हो जाएगा, है ना। और इक्वल टू यहाँ पर बचा आपका 2m2 और प्लस का 7m1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए m2 को एक साइड कर लीजिए, m1 को एक साइड कर लीजिए, है ना। तो हम लोग m1 को उधर ले जाते हैं, 7m1 माइनस 4m1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3m1 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 3m1 आ जाएगा। m2 को इधर ले आइए, तो मतलब 4m2 माइनस 2m2 यानी कि 2 ही m2 बचेगा, है ना। तो ये हो गया। तो m1 से m2 का जो रेशियो आया m1 डिवाइड बाई m2 वो कितना आ जाएगा, है ना। इसको इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो 3 आपका उधर चला जाएगा, मतलब 2/3 यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 2:3 होगा, m1 से m2 का रेशियो 2:3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर y को लेकर करते तो भी आंसर आता, जैसे y इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे y मतलब 5 इक्वल टू कितना होता? m2 y1। अब y1 की जगह पर ये लेते हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में ही सारी चीज़ें करेंगे, है ना, y कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। तो m2 y1 यानी कि 3m2 प्लस m1 y2 यानी कि ये वाला 8, तो 8m1 हो जाता है। डिवाइड बाई आपका वही m1 प्लस m2। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई और सॉल्व करते तो वही आंसर आता, m1 m2 का रेशियो 2/3 आता, मतलब 2:3 आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। तो इसी बात पे वीडियो को तुरंत खट से लाइक कर दीजिए और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। अब यहाँ पर ये वाला सवाल देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है,
ठीक है, इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे बहुत आसान तरीके से। इसमें बोला गया है कि बिंदुओं 2, 3 और 5, 7 को मिलाने वाली रेखा y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, हमारे पास दो बिंदुएं हैं, यहाँ पर एक बिंदु है 2 और 3, है ना, ये एक बिंदु है 2, 3 और दूसरी बिंदु यहाँ पर है आपकी कितनी 5 और 7 है। ठीक है, अभी हमको कुछ नहीं पता है कि एक्सटर्नली विभाजित कर रहा है यानी कि बाह्य विभाजन हो रहा है या आंतरिक विभाजन हो रहा है, कुछ भी नहीं पता है हमको, है ना। हम लोग लगाएंगे, निकालेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा हो गई, इसको वाई एक्सिस काट रहा है कहीं पर भी, है ना। तो जहाँ पर भी काटेगा वाई एक्सिस, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर काट रहा है, तो वाई एक्स जिस बिंदु पर काटेगा तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होता है। ये पॉइंट हमारा y अक्ष पर है और y अक्ष पर जब होगा तो उसका x वाला पार्ट 0 होता है, यानी x कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट बना यानी कि निर्देशांक बना वो 0y बन गया। ठीक है, तो जब भी कोई बिंदु y एक्सिस पर होती है, सारी चीज़ें हम कल ही बताए थे, अगर कोई बिंदु y एक्सिस पर है तो इसके निर्देशांक x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है और y वाला जो रहेगा जितना रहेगा उतना ही रहेगा, है ना। और अगर कोई x एक्सिस पर बिंदु स्थित है तो यहाँ पर x एक्सिस पर है ना, यहाँ पर अगर कोई बिंदु x एक्सिस पर स्थित है तो उसमें y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाता है। मतलब x पार्ट कुछ ना कुछ रहेगा लेकिन y वाला हिस्सा 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए कि m भाग है। ठीक है, अभी हमको नहीं पता इंटरनली एक्सटर्नली कुछ भी नहीं पता, ये m भाग है और ये आपका n भाग है, या फिर m1 m2 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन लास्ट में यहाँ पर कन्फ्यूज़न आता है। ठीक है, वो कन्फ्यूज़न हम आपका दूर करना चाहते हैं। बस देखिए, अब यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, x वाला पार्ट 0 है, तो जो वाला पार्ट 0 रहेगा उसी को लीजिएगा। अब वही वाला फार्मूला लगाइए, m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, वही वाला आपको लगाना है, तिरछा वाला, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, क्योंकि x वाला पार्ट ले रहे हैं तो x इक्वल टू 0 हो गया। अब 0 कहाँ को देखिए, m2x1 यानी n इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2n, अब प्लस m इंटू 5 यानी कि 5m, है ना, डिवाइड बाई इन दोनों रेशियो का प्लस होता है यानी m प्लस n हो जाएगा, तो यहाँ हो गया m प्लस n। ठीक है, अब इसको क्या करिए कि इधर लाएंगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, हमारे पास हो गया 2n प्लस आपका 5m इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0 के बराबर, है ना। अब 0 के बराबर तो हो गया। देखिए, अब किसी एक को कहीं भी ले जाइए, मतलब मान लीजिए हम इसको इधर ले जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, 2n की वैल्यू हो गई माइनस का 5m, है ना, माइनस का 5m हो गया। अब यहाँ पे कौन सी रेशियो निकालें, m रेशियो n निकालें या n रेशियो m निकालें, तो आप कोई भी निकाल लीजिए, है ना। यहाँ पर शुरू में m है तो m रेशियो n निकाल लीजिए, लेकिन आपको बाद में अभी बताते हैं कि क्या दिक्कत है यहाँ पर, है ना। देखिए, मान लीजिए कि m रेशियो n निकाल लेते हैं, तो m डिवाइड बाई n कितना हो जाएगा, n को अपन लोग इधर ले आएंगे तो -5 इधर चला जाएगा, मतलब हमारे पास हो गया -2 डिवाइड बाई 5, है ना। पहली बात तो ये रेशियो माइनस आया है तो बाह्य होगा, बाह्य होगा तो मतलब ये वाला आंसर हो सकता है और ये वाला आंसर हो सकता है, ये दोनों नहीं होंगे। माइनस जब भी आएगा रेशियो तो आप समझ जाइएगा कि बाह्य विभाजन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन सी और डी में से कोई एक होगा। अब होगा कौन सा, 2 और 5 होगा क्या, ये वाला? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी बाह्य विभाजन वाले में होता है तो जो पहले रेशियो होता है वो ग्रेटर रेशियो होता है। ठीक है, वो ग्रेटर वाला होगा, मतलब बड़ा वाला होगा। तो हम इसका रेशियो m रेशियो n नहीं लेंगे। जब भी बाह्य विभाजन होगा ना तो बड़ा वाला रेशियो आएगा पहले, तो हम इसको ऐसे नहीं लेंगे, हम इसको उल्टा करेंगे, यानी कि n रेशियो m लेंगे, तब हमारा सही आंसर आएगा। मतलब हमारे पास ये -5/2 हो जाएगा, उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, मतलब कि ऊपर अपने को क्या रखना है, ऊपर आपका बड़ा रेशियो रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन में यही एक कन्फ्यूजन था। तो ऊपर में हमारा 5 हो गया, तो बड़ा रेशियो 5 है इसलिए हमने ऊपर रख दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। अब इसके पीछे की कहानी में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी बस इतना समझ लीजिए कि अगर नेगेटिव आता है तो बाह्य डिवीज़न होगा, और बाह्य डिवीज़न में ऊपर जो होगा वो बड़ा रेशियो होगा। बस इतना समझना है आपको। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे आपको 3 शीर्ष दिए गए हैं एक त्रिभुज के। इन तीनों शीर्षों से आपको पता लगाना है कि ये किस टाइप का त्रिभुज है ना। तो हमारे पास एक बिंदु है यहाँ पर A, तो A हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो A का जो निर्देशांक है वो 1 और 2 है,
ठीक है। और बी पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, तो बी के निर्देशांक कितने हैं, 3 और 4 हैं। और सी निर्देशांक हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो सी के निर्देशांक 4 और 1 है ना। तो ये एक त्रिभुज बनाएगा, तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा, है ना। अब ये त्रिभुज कैसा होगा, ये कैसे पता लगाएंगे, तो त्रिभुज का पता लगाने के लिए हम लोग इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो ये है आपका ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है आपका सी। तो पहले निकाल लेते हैं ए बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए बी निकाल लेंगे। अब अगर आपको निर्देशांक दिए हैं तो उनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला कल हम बताए थे आपको, है ना। क्या करते हैं, पहले लगाते हैं अंडर रूट लगा दिए, ठीक। फिर x और x का डिफरेंस ले लीजिए, है ना, दोनों के x का डिफरेंस। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 और 1 का डिफरेंस 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, प्लस यहाँ देखिए 4 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 16, मतलब हम इसको 8, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 गुणे 2, या फिर √8 ही रहने दीजिए, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पर 8 रहने दीजिए, ठीक है। अब निकाल लीजिए बी और सी, तो बी और सी ऐसे ही निकाल लेंगे, यही फॉर्मूले का यूज़ करके। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 और 4 का डिफरेंस अंतर 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर करके लिखना है, ठीक है। 4 और 1 का डिफरेंस 3 होगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9, मतलब यहाँ पर रूट का 10 आ गया, तो ये आ गया रूट का 10। यहाँ पे अब ए से सी निकाल लीजिए, है ना, तो ए सी लिख लीजिए या फिर सी ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंडर रूट यहाँ देखिए 4 और 1 का डिफरेंस 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ देखिए 2 और 1 का डिफरेंस 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, मतलब अंडर रूट यहाँ पर भी 10 के बराबर आ गया। तो अब देख सकते हैं कि दो साइड जो हैं इस त्रिभुज के, दो साइड बराबर हैं, BC और AC बराबर है, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज के दो साइड, दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है ना। तो समद्विबाहु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे चलिए, देखिए दोस्तों ये बहुत सुंदर सा प्रश्न है। इसमें आपको ये हमारे पास त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, उस त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, यानी कि सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है, अगर केंद्रक यानी सेंट्रॉइड के जो निर्देशांक है वो कैपिटल X और कैपिटल Y हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y हैं, तो कैपिटल X की वैल्यू जो होगी तीनों शीर्षों का x कोऑर्डिनेट जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए बस, यानी x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे x3, तो 2 प्लस 3 और प्लस यहाँ पे 4, तो 2 और 3 5, 5 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 9, तो 9 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 3 से, मतलब कितना आ गया, x कोऑर्डिनेट 3 के बराबर आ गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये सेंट्रॉइड का बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर y1 5 है, y2 9 है और y3 आपका 1 है, तो 5 और 9 14, 14 और 1 15, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 और डिवाइड बाई 3 कर देंगे, कितना आ गया, सीधे सीधे 5। मतलब जो केंद्रक का निर्देशांक बनेगा वो x कोऑर्डिनेट 3 बनेगा और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 5, 3 और 5, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे चलिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए आपने बहुत बड़ा तरीका देखा होगा, बहुत बड़ा तरीका देखा होगा। आज सबसे आसान तरीका हम आपको बताएंगे। आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाते हैं, उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाता है ना। तो हमारे पास त्रिभुज की जो निर्देशांक दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं उनको पहले लिख लीजिए। यहाँ पर 1 0 है पहला कोऑर्डिनेट, है ना। दूसरा कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -1 और 0, और तीसरा कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0 और 1, ठीक है। सबसे पहले किसी भी एक कोऑर्डिनेट को 0 0 कर लीजिए, 0 0 बना लीजिए। अब इसमें देखेंगे अगर इस वाले में, पहले वाले में, तो ये वाला तो ऑलरेडी 0 है, तो इसको 0 बनाने की ज़रूरत है नहीं, हमको इसको किसी तरीके से 0 बनाना है। या फिर अगर हम इसमें से एक को देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये तो ऑलरेडी 0 है तो इसको 0 बना सकते हैं, या फिर हम इसमें से ये 0 है तो इसको 0 बना सकते हैं। अब 0 बनाने के लिए क्या जोड़ना घटाना पड़ेगा ये आप लोग जान सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम बीच वाले को 0 बनाना चाहते हैं, 0 0 बनाना चाहते हैं, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 बनाने के लिए -1 में अगर +1 कर दे तो 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 होता है, तो यहाँ पर +1 कर दीजिए, और +1 जैसे ही करेंगे ये 0 बन जाएगा, तो 0 0 बन गया। अब देखिए कि यहाँ पर x वाले के पास +1 किए हैं, तो सभी में x वाले के पास +1 करना पड़ेगा। जितना जो पहले वाले के साथ करेंगे
y में या फिर x में जो भी करेंगे वो सभी के साथ वो चीज़ करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे देखिए यहाँ x वाले के साथ +1 किए हैं तो यहाँ भी +1 करना पड़ेगा, और यहाँ भी x वाले के पास +1 करना पड़ेगा। y में कुछ नहीं किए हैं इसलिए y में कुछ नहीं करना। तो जब +1 करेंगे तो इसका नया निर्देशांक क्या बनेगा, 0 और +1 यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 है ही, ठीक है। इधर देखिए 1 और +1 ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0। मतलब हमारे पास अब एक नया त्रिभुज बन गया जिसके निर्देशांक 2 0 0 0 और 1 1 हैं, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज का होगा वही क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज का होगा। अब इसमें एक चीज़ आपका 0 0 बन चुका है, मतलब एक वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे होगा यानी मूल बिंदु पे होगा। तो अब आपको क्या करना है, 0 0 के अलावा जो 2 बचे हुए हैं, यहाँ पर पहला क्या बचा हुआ है 2 0 है ना, 2 0, और दूसरा है यहाँ पर 1 1 है ना, 0 0 वाले को छोड़कर 1 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए अगल बगल में। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई, मतलब जो पास पास में है यानी कि 0 और 1 का मल्टीप्लाई, और इधर बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई यानी 2 और 1 का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इनका ले लेना है डिफरेंस यानी अंतर, और डिवाइड में आपको 2 कर देना है, यही आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एरिया होगा, और एरिया आ जाएगा 2 - 0 यानी कि 2, 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो 1 यूनिट आएगा, 1 वर्ग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये नेगेटिव भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, है ना, तो भी हमारा जो आंसर होता वो पॉजिटिव में ही आता। समझ में आ गया अच्छे से। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आपको क्या निकालना है, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है, ठीक है। हमारे पास 3 निर्देशांक दिए गए हैं, तो निर्देशांकों को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट है a और b + c, है ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि दूसरा वर्टेक्स आपका a दिया है और b - c दिया है, और तीसरा यहाँ पर दिया है -a और c, ठीक है। इस 3 वर्टेक्स को मिलाकर एक त्रिभुज बनेगा, उसका एरिया निकालना है। कैसे बताए थे, पहला तरीका, यहाँ पर आपको किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 0 बना लेना है। बताइए कहाँ पे 0 बनाना आसान है, तो इस वाले को 0 बनाना आसान है। क्या करिए आप लोग, यहाँ पर इसमें -a है तो +a कर दीजिए, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ +c है तो -c कर दीजिए, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका बन चुका है 0 0, ठीक है, 0 0। अब देखिए x वाले के पास +a किए हैं तो यहाँ भी +a होगा, और सॉरी +a ना, और यहाँ भी आपका +a होगा। देखिए y वाले के पास -c किए हैं तो यहाँ भी -c होगा, और यहाँ भी -c कर दीजिए। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बना, a + a यानी कि 2a, है ना। और यहाँ देखिए इसको अगर लेंगे तो +c और -c 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ b, तो यहाँ पर ये b हो गया। और देखिए इसको देखें, a + a 2a हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा कितना, -c और -c -2c होगा, मतलब b - 2c हो गया ये, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देख लीजिए कि इस वाले को तो छोड़ देना है, बाकी जो 2 बचे हैं उनमें अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर देना है। अंदर अंदर का मल्टीप्लाई यानी कि b का मल्टीप्लाई 2a के साथ, तो यानी कि ये हो जाएगा 2ab, ठीक है। फिर बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो 2a का मल्टीप्लाई b - 2c से करिए, तो 2a का मल्टीप्लाई पहले b से करेंगे तो 2ab हो जाएगा, फिर -2a का मल्टीप्लाई 2c से करेंगे तो 4ac हो जाएगा, है ना। इन दोनों का ले लेना है यहाँ पर डिफरेंस, और डिवाइड में क्या कर देना है, 2 कर देना है, यही आपका रेशियो हो जाएगा। हमेशा डिवाइड में 2 ही करना है, यही आपका एरिया होगा, ठीक है, रेशियो नहीं एरिया होगा। तो एरिया निकाल लीजिए। देखिए ये तो आपका कट जाएगा क्योंकि माइनस में है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो गया आपका 4ac और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो गया। तो बस देख लीजिए, इसको काटेंगे तो 2ac आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं, आ जाइए। अब यहाँ पर एक अलग टाइप का सवाल है। इस सवाल को करने का 2 तरीका हम आपको बताएंगे, दोनों तरीके में से जो आपको अच्छा लगेगा वो आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है निर्देशांक अक्षों यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस, तो x एक्सिस और y एक्सिस और साथ में एक ये रेखा है से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक ये हो गया, है ना, y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो गया, और यहाँ पर ये आपका एक रेखा है, ठीक है ना। तो अब इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये x एक्सिस है, और यहाँ पर ये आपका y एक्सिस है, और ये आपका रेखा है जो ये दिया गया है ना। मान लीजिए कि यही एक रेखा है, तो इससे अब यहाँ पर ये इस पॉइंट पर काटेगा, इस पॉइंट पर काटेगा, और
इस पॉइंट को, तो इन तीनों पॉइंटों को मिलाकर एक त्रिभुज बन गया। इसी त्रिभुज का हमको एरिया चाहिए, इस वाले त्रिभुज का, है ना। तो एक पॉइंट तो हमको पता है कि ये भैया 0 0 होगा, है ना। अब इन दोनों पॉइंटों को आपको निकालना है। इसका जो समीकरण दिया है वो दिया है 2x प्लस यहाँ पे 3y और इक्वल टू 6 के बराबर दिया गया है। अगर हम यहाँ का निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ होगा आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y वाला 0 होगा। तो y को 0 कर दीजिए, तो y को अगर हम 0 करेंगे एक बार, तो y अगर 0 होगा तो 2x की वैल्यू 6 हो गई, 2x की वैल्यू यहाँ पर 6 हो गई, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के बराबर, है ना। 6/2 3 आ गए, तो यहाँ हो जाएगा 3 0। ठीक है। अब अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस वाले पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y वाला कुछ ना कुछ आएगा। तो अब की बार क्या करिए, यहाँ पर अब की बार क्या करना है आपको, x वाले को 0 कर देना है। तो x अगर 0 करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 होगा, मतलब 3y की वैल्यू 6 हो गई। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी, है ना। 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 0 2 बनेगा। तो हर बार आपको ऐसे नहीं करना है, जब भी निर्देशांक अक्ष और एक रेखा दे दे तो आपको सीधे क्या करना है कि एक बार y को 0 करिए, है ना, एक बार y को 0 करिए तो x वाला कुछ ना कुछ आ जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए कितना आया है, x वाला 3 आया है, तो ये हो गया एक पॉइंट। और एक बार इसी में x को 0 करिए तो y कुछ ना कुछ आ जाएगा। x मतलब यहाँ पे 0 करेंगे तो y वाला कुछ ना कुछ आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा बस। और एक ठो पार्ट तो हमारा 0 0 ही है, ये वाला तो हमारा 0 0 है, इससे तो कोई मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि एक ही तो हमको 0 बनाना होता है। एक वाला 0 पहले से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंदर अंदर बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर 0 का 0 से मल्टीप्लाई यानी कि 0 हो जाएगा, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 6 हो जाएगा। इन दोनों का ले लेंगे अंतर और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा एरिया। ठीक है। तो 0 - 6 यानी कि 6/2 मतलब 3 हो जाएगा। तो 3 वर्ग इकाई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, जब भी इस टाइप का प्रश्न दे तो आपको एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर c² डिवाइड बाई 2ab कर देना है, c² डिवाइड बाई 2ab। अब ये ABC क्या है, तो ABC दोस्तों यहाँ पर अगर हम इस 2x प्लस 3y और 6 को इधर ले आए तो -6 होगा और इक्वल टू यहाँ पर 0। तो ये जो x का कोऑर्डिनेट है ये बनेगा a, ये बनेगा v और ये बन जाएगा आपका पूरा का पूरा c। तो मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस का 2, y का वैल्यू प्लस का 3, है ना, y का वैल्यू प्लस का 3। ठीक है। और c की वैल्यू b है ना, यहाँ पर आपका b हो जाएगा। तो b की वैल्यू प्लस का 3 और c का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6। सब कुछ इसमें रख देंगे तो आपका आंसर वही चीज़ आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। ये प्रश्न भी सेम टू सेम वैसा ही है, तो फॉर्मूला लगाइए, जल्दी आ जाएगा। हमारे पास दिया क्या गया है, हमारे पास जो इक्वेशन दिया है वो 2x माइनस का 4y और माइनस का यहाँ पर 7 है और इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो इसमें ABC देख लीजिए, a आपका 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 2 हो गई। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y के बगल में क्या है -4 है, तो ये -4 हो गया। और c का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यानी कि -7। बस, तो एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताए हैं, निर्देशांक अक्ष और एक रेखा, है ना, इससे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सीधे c² डिवाइड बाई 2ab, है ना, c² डिवाइड बाई 2ab। तो c मतलब -7, तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। और डिवाइड बाई, यहाँ देखिए 2 × ab, तो 2 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, तो यहाँ हो गया -8, है ना। तो यहाँ कितना आएगा, कटेगा तो है नहीं, तो 49 और डिवाइड बाई यहाँ पर 16 हो जाएगा। हालांकि ये माइनस में आएगा, लेकिन हम लोग कभी भी एरिया को नेगेटिव नहीं लेते हैं, है ना। एरिया जो है नेगेटिव नहीं आएगा तो पॉजिटिव ही लेंगे इसको हम लोग। तो मतलब हमारे पास सीधे आ जाएगा 49 डिवाइड बाई 16, ये आएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो वो जो पहला वाला मेथड हम आपको बताए थे उससे भी निकाल सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, एक बार x को 0 करेंगे तो y का कुछ वैल्यू आ जाएगा, एक बार y को 0 करेंगे तो x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, और 2 निर्देशांक मिले हैं, आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब ये वाला जो प्रश्न है आप लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है, ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समझ में आ गया सभी को अच्छे से, है ना। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, सॉल्व करिए और कमेंट करिए आंसर।
आइए देखते हैं इस प्रश्न को। अब इस प्रश्न को आप लोग डायग्राम बना के आराम से लगा सकते हैं, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना, बस आपको डायग्राम बनाना है। देखिए ABC त्रिभुज है जिसके शीर्ष A, B और C हैं। A वाला आपको 0 0 दिया है, तो जब 0 0 दिया है इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि ओरिजिन पे होगा। A पॉइंट आपका ओरिजिन मूल बिंदु पे होगा, मतलब कुछ ऐसे हमारा ये Y एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये आपका X एक्सिस हो गया। तो A पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा, है ना, ये आपका A पॉइंट हो गया। अब जो C वाला पॉइंट है वो -5 और 5 पे है, तो -5 मतलब यहाँ पे आएगा, ये हो गया -5 और यहाँ पे ये हो जाएगा 5, है ना, ये हो जाएगा 5, तो -5 और 5 दोनों का यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है ना, तो ये C पॉइंट हो गया। तो भाई बताइए कि यहाँ पर दो पॉइंटों को तो हम मिला दिए यहाँ पर, है ना, 2 पॉइंटों को भैया मिल जा, काहे परेशान कर रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये आपका मिल गया, ठीक है। चलिए तो C और A को हमने मिला दिया। अब कह रहा है कि एक पॉइंट हमारा A और 5 है, तो A और 5 होगा, मतलब Y अक्ष में तो 5 है, तो मतलब ऊपर तो इतना ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट कितना है, ये आपका पॉइंट -5 और 5 और यहाँ पर 5 है ना। तो देखिए दूसरा वाला जो B पॉइंट है वो कह रहा है कि भैया हम ऊपर में Y एक्सिस में 5 ही रहेंगे, मतलब कि ऊपर में 5 ही यूनिट जाएगा, और इधर जो है X एक्सिस में A यूनिट गया है, मतलब यहाँ पर गया है। तो यहाँ पर अगर गया है और साथ में ये भी बोला ये त्रिभुज A पर समकोण बनाता है, मतलब यहाँ पर आपका राइट एंगल बनना चाहिए। तो जब राइट एंगल बनना चाहिए तो इधर 45 इधर 45, मतलब यहाँ से ये जो जाएगा निकलेगा वो बराबर एंगल बनाते हुए यहाँ पे नहीं चला जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जब यहाँ पे पहुँच जाएगा दोस्तों कुछ इस टाइप से आपका हो जाएगा, है ना। तो जितना ये इधर है उतना ही ये इधर होगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये भी आपका 45 होगा और इधर भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 90 डिग्री बनने चाहिए। ए पे 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, और इन दोनों को यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए, बस आपका काम हो गया यहाँ पर। तो बताइए जितना यहाँ से यहाँ होगा उतना ही यहाँ से यहाँ होगा, तो इधर -5 है तो इधर भी 5 यूनिट होगा, मतलब ये भी आपका 5 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका 5 होगा, तभी जाके यहाँ पे आपका A और 5 बन पाएगा और A की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी। समझ में आई बात, कैसे डायग्राम देखकर आपको समझना है ना। तो यहाँ पर 5 यूनिट हो जाएगा, A की वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर B होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इस अलग टाइप को हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। इस क्लास में जो इस टाइप के जो एरिया वाले सवाल थे और बाकी सवाल थे वो हमने करवा दिए हैं, बाकी जो नेक्स्ट टाइप है वो आपका अगले क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से। जय हिंद।